फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अर्पिता और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गर्भ की मासोनुमासिक वृद्धि। इसमें आपको जायगोट का मंथली डेवलपमेंट बताया हुआ है। मैंने यहाँ सब कुछ श्लोक लिखा है, उन श्लोकों का एक्सप्लेन मैं करती हूँ आपको, और बेटर होगा कि आप उसको संस्कृत टर्म्स याद कर लें। वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेंगे और वो टर्म्स लिखने से आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट मंथ। तत्र प्रथमे मासी कललम जायते। इसका मतलब ये है कि पहले मंथ में जो जायगोट है वो कलल के समान। कलल मतलब है एक सेल्यूलर फॉर्म में मास है, जिसे आप कैलस समझ सकते हैं, जो कि अनडिफरेंशिएटेड और एक जेलेटिनस मास है इनडिस्टिंक्ट सेल्स का, यानी कि जो पर्टिकुलरली डिवाइड नहीं हुए हैं क्या ऑर्गन बनाना है क्या नहीं, सारे एक से सेल्स का मास जो फॉर्म में बनता है उसको कलल कहा गया है। वो आपको फर्स्ट मंथ में देखने को मिलता है। सेकेंड मंथ में देखते हैं द्वितीय शीतोष्म अनिलेर पच्यमानानं महाभूतानं संघातो घना संजयते यदि पिंड पुमानं स्त्री चेत पेशी नपुंसक चेदब्रूत मीति। इसका मतलब ये है कि सेकेंड मंथ के अंदर यह शीतोष्म यानी कि शीत मीन्स श्लेष्म यानी कि कफ, उष्मा पित्त को इंडिकेट करती है, और अनिल यानी कि वायु। ये तीनों दोष किसके साथ, महाभूत के साथ मिलकर के उस सेल्यूलर मास पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और उस सेल्यूलर मास को कैसा बनाते हैं, संघतो मीन्स घना, एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो सेल्यूलर मास था, सेल्स का जो मास था, वो अब यहाँ सॉलिड मास बन गया है। ठीक है, जो कि यहाँ बताया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सेक्स डिफरेंशिएशन जो है वो सेकेंड मंथ में हो रहा है। आप इस श्लोक से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया है कि पिंड मीन्स अगर वो राउंड फॉर्म में है, ये जो सेल्यूलर मास है अगर वो राउंड फॉर्म में है तो वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो स्पिंडल फॉर्म का है यानी कि पेशी से हम समझते हैं, तो वो एक फीमेल यानी कि स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो एक सेल्यूलर इरेगुलर मास जैसा है तो वो एक ट्यूमर के जैसा है, और वो ट्यूमर एक ट्रांसजेंडर को यानी कि जो भी स्पेसिफिकली ना मेल है ना फीमेल है ऐसे सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब्रुद ट्यूमर। नेक्स्ट थर्ड मंथ में देखते हैं तृतीय हस्तपद सिरंच पंचपिंडिका निवर्तन्ते अंगभागश्च सूक्ष्मो भवति। इसका मतलब थर्ड मंथ में बताया गया है कि ये डेवलपमेंट होते होते वो जो राउंड मास था, अगर उस राउंड मास में 5 पिंडिका बन जाती हैं, यानी कि 5 लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 2 क्या हैं, हैंड्स अपर लिम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीचे के 2 हैं वो लोअर लिम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है। ये 5 पिंडिकाएं आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, ये 5 पिंडिकाएं हैं, बनती है, निवर्तनते मीन्स बनती हैं। और साथ में अंग विभाग मतलब जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है, सूक्ष्म भवती, इसका मतलब काफ़ी माइन्यूट लेवल पर डिफरेंशिएशन होता है, जो कि इतना विजिबल नहीं है क्लियरली। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ मंथ का डेवलपमेंट। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, इसे थोड़ा ध्यान से सुने। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तो भवति
द्वहृदयं च नारी द्वहृदिनी माच्यते। इसमें गाइस जो सर्वांग प्रत्यंग विभाग है, इसका मतलब जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चल रहा है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होने लगता है, और जिससे होता ये है कि फंक्शनल हो जाता है हार्ट, फीटस का हार्ट फंक्शनल हो जाता है, जिस वजह से जो वो प्रेग्नेंट लेडी है यानी कि जो गर्भिणी है उसके अंदर दो हृदय हो जाते हैं और उसे हम दो हृदयनी कहते हैं। इस टाइम पर जो गर्भिणी है उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसी से जो फीटस अब डिलीवर होगा वो कैसा होगा, दीर्घ आयु वाला होगा और साथ ही स्वस्थ भी होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ये जो फीटस है उसमें या तो विकार होंगे या उसकी आयु उतनी लंबी और सुखद नहीं होगी। नेक्स्ट 5th मंथ का देखते हैं। पंचमी मना प्रतिबुद्धर्थम भवति। इसका मतलब ये है कि 5th मंथ के अंदर जो मन है यानी कि जो गर्भ है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 5th मंथ के अंदर जो जायगोट है वो जो फीटस है वो किक करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिविटी को किकिंग से या मूवमेंट के थ्रू शो करना शुरू करता है। 6th मंथ के अंदर श्लोक में बताया है छठे बुद्धि है। इसका मतलब ये है कि अब जो फीटस है वो रेस्पॉन्ड करने लगता है टू दी एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या होता है कि जो साउंड्स वगैरह कभी कभी बाहर ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करने लग जाता है। कभी कभी उसको अगर कोई स्टिमुलस मिले तो वो ये उसको रिएक्ट करने लगता है। 7th मंथ में देखते हैं सप्तमे सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रवक्तरः। इसका मतलब ये है कि सप्तमे यानी कि 7वें महीने के अंदर जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है यानी कि पूरी तरीके से उसमें सभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, सभी ऑर्गन सिस्टम्स प्रॉपरली फॉर्म हो जाते हैं 7th मंथ तक। अब 8th मंथ में देखते हैं अष्टमे अस्त्री भवत्योजा। इसका मतलब ये है कि अगर 8th मंथ में फीटस डिलीवर होता है तो वो जीवित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओज है, ओज आपको पता है कि सभी सातों धातुओं का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, ओज है। यानी कि ओज को आयुर्वेद में इम्यूनिटी से इंडिकेट किया गया है। तो बताया ये गया है कि 8th मंथ में फीटस के अंदर जो इम्यूनिटी है वो अनस्टेबल होती है, अस्थिर मतलब जिसकी कोई स्थिति ना हो, अनस्टेबल होती है। इसीलिए अगर इस मंथ में फीटस डिलीवर करता है तो उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है। अब 9th मंथ में देखते हैं नवम दशम एकादश द्वादशान्नम अन्यतम अस्मिन् जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। इसका मतलब ये है नवम मीन्स 9, दशम मीन्स 10th, एकादश मीन्स 11 और द्वादश मीन्स 12। यानी कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर जो फीटस है वो किस किस मंथ में डिलीवर हो सकता है, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में। जायते मीन्स बॉर्न कर सकता है इन सभी मंथ में। अगर वो इस मंथ में बॉर्न नहीं करता, इतने दिनों के अंदर नहीं पैदा होता है, तो अतो अन्यथा इसका मतलब नहीं अगर हो पाता तो उसमें क्या होगा, अब विकार उत्पन्न होंगे यानी कि वो विकारी होगा, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट उसमें होंगे। थैंक यू गाइस। इस वीडियो को एक बार देखें, श्लोकों को सुने, और मुझे लगता है कि श्लोकों से थोड़ा याद करना इजी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ श्लोक एक्सप्लेन किए हैं। आप पूरा श्लोक याद नहीं रख सकते, इट्स ओके, आप कुछ टर्म्स याद कर सकते हैं।
जैसे कि मैं आपको एक बार बताती हूँ। पहले श्लोक में आप कलल शब्द को याद रख सकते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं याद है एग्जाम में तो फर्स्ट मंथ को कलल लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी बात मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है। सेकेंड मंथ में आपको डेफिनेटली ऐसा लिखना होगा कि पिंडी जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक मेल चाइल्ड को, पेशी रिप्रेजेंट करती है फीमेल चाइल्ड को, और अब्रुद यानी कि एक ट्यूमर जैसा मास रिप्रेजेंट करता है नपुंसक को। थर्ड मंथ में आप बता सकते हैं कि उसमें हस्तपद और सिर की पिंडिकाएं होती हैं, जो कि आप लिख सकते हैं हस्तपद सिरंश पंचपिंडिका। फोर्थ मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है दो हिरदनी कब आता है, दो हिरदनी कौन से मंथ के अंदर इंडिकेट किया गया है, टू हार्ट्स कब होते हैं, तो इसीलिए आप दो हिरदनी वाला टर्म लिख करके फोर्थ मंथ में बता सकते हैं। ये कुछ मेजर टर्म्स हैं जो आप लिखेंगे तो एग्जामिनर विल नो दैट यू नो अबाउट द श्लोक। पंचमे में मनहा है, ये याद रखना है, और छठे मंथ में बुद्धि है, ये याद रखना है। सेवेंथ मंथ में अंग प्रत्यंग जो है ऑर्गेनोजेनेसिस पूरी तरीके से हो गया है, सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवर्तक। एथ मंथ में ओज के बारे में बताया गया है और ये सिंगल लाइन है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नाइन्थ मंथ में आप अतु अन्यथा विकारी बता सकते हैं, और दूसरे जो मंथ है अगर जिसमें वो पैदा हो सकता है वो है नवम, दशम, एकादश, द्वादश। Okay guys, if you like my video, like, share, comment, subscribe my channel वेदा से आगे, क्योंकि वेदों से हम हैं और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।